नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, इस देश के कद्दावर नेता, विपक्ष के नेता, स्वतंत्र पत्रकार, गोदी मीडिया की बात हम नहीं कर रहे हैं। स्वतंत्र पत्रकार, विश्लेषक मान करके चल रहे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता को इंडिया उखाड़ नहीं फेंकेगा तो कभी नरेंद्र मोदी को नहीं हराया जा सकता है, या यूं कहें कि कभी अवसर ही नहीं आएगा चुनाव का, लोकसभा चुनाव का। 2024 अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत लेंगे तो यह देश प्रजातंत्र नहीं रह जाएगा, राजतंत्र बन जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान का राज खत्म हो जाएगा और यहाँ तक कि प्रजातंत्र के चारों स्तंभों को भी खोखला कर दिया जाएगा और राजतंत्र, राजशाही, हिंदू राष्ट्र का बोलबाला होगा। तो यह चुनाव आखिरी चुनाव है इस लोकतंत्र का। अगर इंडिया जीत जाएगा तो प्रजातंत्र बरकरार रहेगा, संविधान बरकरार रहेगा, लोकतंत्र बरकरार रहेगा। इस देश की साझा संस्कृति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सर्वधर्म समन्वय बरकरार रहेगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो आरएसएस का राज होगा। और आरएसएस का राज का मतलब है कि आरएसएस के 100 साल पूरे होने वाले हैं 2025 में। विजयदशमी 2025 के दिन 100 साल पूरे होंगे और उस दिन तक आरएसएस का ध्येय है, उद्देश्य है, लक्ष्य है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। 1925 में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ही आरएसएस का गठन किया गया था, लेकिन उसे 100 साल बाद अपनी कामयाबी दिख रही है और बड़े जोर शोर के साथ वह नरेंद्र मोदी को जिताने की अपील कर रहा है, एड़ी चोटी का प्रयास कर रहा है। उसके प्रचारक, आरएसएस के प्रचारक पूरे देश में सक्रिय हो गए हैं। जितनी भी 57,000 से अधिक शाखाएं लगती हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी का गुणगान हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक कद्दावर नेता, एक चमत्कारिक नेता, एक मोदी मैजिक वाला नेता, एक जिताऊ नेता के रूप में पेश किया जा रहा है और लोगों के दिमाग में कूट कूट करके भरा जा रहा है कि अगर मोदी नहीं जीते तो सत्यानाश हो जाएगा। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग जब राज करेंगे तो न हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, न राम राज बन पाएगा और न भारत विकसित देश बन पाएगा। तो ऐसी बातें आरएसएस के लोग शाखाओं में या घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं। बूथ लेवल से लेकर के पूरे समाज में नफरत का बीज बो रहे हैं, जहर घोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, राजतंत्र लाने के लिए। लेकिन साथियों, हमें उम्मीद है कि लोकतंत्र की जड़ें हमारे देश में जितनी गहराई तक हैं, संविधान की जड़ें जितनी गहराई तक हैं, इस देश की सर्वधर्म समन्वय साझा संस्कृति की जड़ें जितनी गहराई तक हैं, उसे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उसका कट्टरपंथी संगठन जो बहुत से हैं कभी नहीं चूल्हे हिला सकता है लोकतंत्र की, संविधान की और इस लोकतंत्र की। लेकिन कोशिश उनकी पूरी हो रही है और इस कोशिश में कितना कामयाब होंगे यह तो समय बताएगा। लेकिन जनता के कंधे पर बंदूक रख करके नरेंद्र मोदी उस कोशिश को कामयाब करने की फितरत में लगे हुए हैं। आज भी संसद भवन से 92 सांसदों को बहिष्कृत किया गया, सस्पेंड किया गया।
क्योंकि प्रजातंत्र को खोखला करना है, लोकतंत्र को खोखला करना है, संविधान को नष्ट करना है, असंवैधानिक ढंग से देश को चलाना है, सरकार को चलाना है। इसके लिए विपक्ष की जरूरत नहीं है, और विपक्ष की जरूरत नहीं है इस बात को पहले भी अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर एक आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेता चीख चीख करके कह चुके हैं, और आज अपने मिशन को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष को पहले सस्पेंड किया जाए और उसके बाद विपक्ष को खत्म कर दिया जाए सीबीआई, ईडी, आईटी के मार्फत। लेकिन प्रजातंत्र में जो प्रजातांत्रिक गतिविधियां होती हैं, क्या उस पर रोक लगा देंगे? विपक्ष की एक सशक्त भूमिका होती है। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सार्वजनिक मंच पर स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन उनकी पार्टी और वो उनका अहंकार, उनका दंभ, जो कुछ कर रहा है, जो कुछ करवा रहा है, और ऊपर बैठ करके आरएसएस प्रमुख जिस तरह का निर्देश जारी कर रहे हैं, जिस दिशा की ओर इंगित कर रहे हैं, उसी दिशा की ओर सरकार चल रही है। चुनाव में धर्म का इस्तेमाल कतई नहीं की जा सकती है संविधान के अनुसार, लेकिन इसी चुनाव में राम मंदिर के रूप में धर्म का इस्तेमाल किस तरह से किए जाने की प्लानिंग चल रही है। और 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्स प्रधानमंत्री करने जा रहा। यह काम धर्म के मामले का काम साधु संतों का होता है, शंकराचार्य का होता है, संत महंत का होता है। लेकिन उन संत महंत, उन शंकराचार्यों से भी ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बढ़ गया है। सियासत में भी, धर्म में भी, और इस देश की साझा संस्कृति को नष्ट करने के लिए भी। साझा संस्कृति को नष्ट करने का मंतव्य यही है कि एक तरफ उद्घाटन होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, और दूसरी तरफ अयोध्या के बाद काशी में, मथुरा में सर्वे के लिए आदेश दे दिया गया है। पूरा तात्विक सर्वे होगा, और उस सर्वे से जो निकल करके आएगा कि यहाँ पर तो मंदिर था, यहाँ पर तो शिव पैदा हुए थे, यहाँ पर तो कृष्ण पैदा हुए थे, ये सबूत पेश किया जाएगा, पूरा तात्विक साक्ष्य पेश किया जाएगा कि ईदगाही मंदिर में तो कमल है, ईदगाही मंदिर में तो शेषनाग बैठे हुए हैं, ईदगाही मस्जिद में तो डमरू है, ईदगाही मस्जिद में तो भगवान कृष्ण का चक्र सुदर्शन है। ये सब चीज पेश किया जाएगा, उसके फोटोग्राफ भी होंगे, उसके वीडियो भी होंगे, और सर्वे में कार्बन डेटिंग होगी। कार्बन डेटिंग से भी ये प्रूफ किया जाएगा। कैसे प्रूफ किया जाएगा, इस पर सवाल नहीं पूछिए, उनकी मर्जी है। वो ईवीएम से खेला कर सकते हैं, तो इसको भी प्रूफ कर देंगे। तो आज जो भारत जिस दिशा में जा रहा है, वो विकास की दिशा में नहीं जा रहा है, विनाश की दिशा में जा रहा है। और उस दिशा में हाँकने के लिए हमारे देश की सत्ता, हमारे देश के कट्टरपंथी संगठन, हमारे देश के आरएसएस जैसे बड़े संगठन, ये लोग काम कर रहे हैं। और हमें समझने की जरूरत है, 140 करोड़ देशवासियों को, 95 करोड़ मतदाताओं को सनद रहे कि इस देश में जैसा कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो 2024 के बाद 2029 का चुनाव, लोकसभा चुनाव नहीं होगा, और तब तक राजतंत्र धड़ल्ले से चलता रहेगा। मनुस्मृति के आधार पर शासन होता रहेगा, और मनुस्मृति के आधार पर 85% शूद्रों को शूद्र की तरह ही ट्रीट किया जाएगा जैसे मनुस्मृति युग में ट्रीट किया जाता था। इसी की प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की। और बाकी आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारत में कोई जाति नहीं है, लेकिन जाति नहीं है, लेकिन मोदी खुद सरनेम लगाते हैं
खुद भी लगाते हैं, राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू लिखती हैं। अगर जातियां नहीं हैं तो राष्ट्रपति मुर्मू लिखना बंद कर दें, प्रधानमंत्री मोदी लिखना बंद कर दें, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लिखना बंद कर दें, और जितने भी संवैधानिक पद पर बैठे लोग हैं, अगर जातियां नहीं हैं तो शुरुआत वहीं से होनी चाहिए कि जातियों को लिखना बंद करें। और अगर जातियों को लिखते रहेंगे, अपने को मोदी कहते रहेंगे, अपने को मुर्मू कहते रहेंगे, अपने को बिरला कहते रहेंगे, अपने को टाटा कहते रहेंगे, अपने को जाखड़ कहते रहेंगे, तो जातियां इसका मतलब कि हैं और रहेंगी। और इस सच को कभी नकारा नहीं जा सकता है कि भारत में जातियां नहीं हैं। और अगर नकारा जा रहा है तो उसके पीछे उनका क्या मंतव्य है वही जाने। लेकिन मनुस्मृति ने जिस जाति व्यवस्था को बनाया था वो जाति व्यवस्था अभी भी चली आ रही है, और उसी जाति व्यवस्था के तहत ही जातिवाद और जाति व्यवस्था के तहत ही जातिवाद का दंश झेलने को मिल रहा है। आज भी पिछड़ी जातियों को मूछें रखने का अधिकार नहीं है, शादी में घोड़ी पर बैठने का अधिकार नहीं है, आज भी छुआछूत कायम है जैसे पहले कायम था। कुछ कमी जरूर हुई है, और वो कमी हुई है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से, उनके संविधान से, समानता के अधिकार से। लेकिन जब संविधान को ही खत्म कर दिया जाएगा, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को बदलने की बात किया जाएगा, बदल करके मनुस्मृति स्थापित किया जाएगा, और इस बात को प्रधानमंत्री कार्यालय का व्यक्ति कहेगा, तो क्या उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। और जो प्रधानमंत्री चाहते हैं वही उनका कार्यालय भी चाहता है, और कार्यालय खुल कर करके पहले से बोल दिया है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सिंगोल की पूजा करते हैं, सिंगोल को लेकर के नए संसद भवन में टहलते हैं, घूमते हैं, और उसके सामने साष्टांग पड़ जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, लेट जाते हैं, तो इसका मतलब है कि राजतंत्र का प्रतीक सिंगोल की भूमिका अब बहुत बड़ी होने वाली है। 2024 में प्रधानमंत्री अगर जीतते हैं तो राजतंत्र में सिंगोल भेंट किया जाता है, जब एक राजवंश दूसरे राजवंश को या राजा अपने बेटे को या अपने उत्तराधिकारी को राज सौंपता है, राजपाट सौंपता है, तो सिंगोल भेंट किया जाता है। और उस सिंगोल को जब महिमा मंडित किया जा रहा है तो इसका मतलब है कि प्रजातंत्र को खत्म करके राजतंत्र को लाने का संकेत दिया जा रहा है। आज देश जिस दिशा में जा रहा है इसकी कभी उम्मीद किसी ने नहीं की थी, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के रहते हुए अगर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, एक दिन में 92 से अधिक सांसदों को संसद भवन से निलंबित किया जा रहा है, ये आज की घटना है। किस लिए निलंबित किया जा रहा है? क्योंकि जो संसद पर अभी कुछ युवती ने अंदर प्रवेश करके पीले रंग की गैस छोड़ी थी, हालांकि वो नुकसानदायक गैस नहीं थी, और सुरक्षा कवच को भेद करके अंदर वो लोग प्रवेश कर गए थे, संसद भवन में प्रवेश कर गए थे, और संसद भवन की दीर्घा से नीचे आकर के सांसदों के बीच हड़कंप पैदा कर दिए थे। वो कोई आतंकवादी नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर UAPA का कानून धारा लगाई गई है, अब जो आतंकवादियों पर लगती है। वे बेरोजगार हैं। भगत सिंह से के मार्गदर्शन में चलने वाले भगत सिंह से प्रेरणा लेकर के उन्होंने संसद में इस तरह से आकर के अपनी आवाज को उठाई है। लेकिन बात यह नहीं है कि बेरोजगारी से परेशान होकर के हतप्रभ होकर के युवा न सिर्फ आत्महत्या कर रहे हैं बल्कि इस तरह के कदम भी उठा रहे हैं, क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं। तो क्या उनकी आवाज को दबा दिया जाएगा? क्या उन्हें UAPA के आधार पर फांसी की सजा दी जाएगी?
आतंकवाद के उन्मूलन के लिए जो कानून लाया गया है उसके अनुसार क्या उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा, आजीवन कारावास दिया जाएगा? वो तो सोते हुए सांसदों को, सोती हुई सरकार को जगाने के लिए आए थे। और इसी बात को अगर विपक्ष उठाता है तो एक मुश्त 92 सांसदों को निरस्त कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। आज तक संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक 92 सांसदों का निष्कासन कभी नहीं हुआ। इक्का दुक्का 3, 4, 8, 10, 15 तक सांसदों का हुआ है, लेकिन 100 के लगभग सांसदों का एक बार में निष्कासन नहीं हुआ है। तो ये क्या दर्शाता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाह की नीतियां इतना विकराल हो गई हैं, इतना जहरीली हो गई हैं कि उसका दंश आपको झेलना ही पड़ेगा। सिर्फ सांसदों को ही नहीं झेलना पड़ेगा, आपका भी नंबर आएगा, धीरे धीरे नंबर आएगा। पहले सांसदों का, विपक्षी पार्टियों का, गठबंधन का, इनको शिकार बनाया जाएगा। उसके बाद आपका भी नंबर आएगा, और आपका नंबर जब आएगा उसके बाद फिर लोकतंत्र नहीं बचेगा। आपको CAA NRC के जरिए आपसे पूछा जाएगा, अपनी नागरिकता सिद्ध कीजिए, जो प्रमाण पत्र आप दीजिएगा उसे माना नहीं जाएगा। और इसकी घोषणा अमित शाह ने, एक और मंत्री ने, एक और सांसद ने घोषणा कर दी है। यहां तक कि किसान आंदोलन का चर्चित कुख्यात राज्यमंत्री अजय मिश्र, टेनी, इसने भी कहा है कि मार्च में CAA NRC फिर से लाया जा रहा है, और चेतावनी दिया है कि CAA NRC के तहत कार्रवाई की जाएगी। बाहर के हिंदुओं को बुलाया जाएगा, यहाँ के मुसलमानों को बाहर भेजा जाएगा, और जो लोग अपनी नागरिकता का सबूत नहीं दे पाएंगे उनकी नागरिकता कैंसिल कर दी जाएगी। आपके राजनीतिक अधिकार, वोट देने का अधिकार, सब कुछ छीनने की चाहत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इसीलिए CAA NRC लाया गया है। तो कल 19 दिसंबर को इंडिया बैठक कर रहा है दिल्ली में, अशोका होटल में। उसके सामने जो सवाल सबसे बड़े हैं वो ये हैं कि EVM का बहिष्कार होना चाहिए। इस पर 28 दलों के प्रतिनिधि मिलकर के अगर ये आवाज़ उठाते हैं कि अगर EVM से चुनाव होगा तो विपक्ष यानी इंडिया चुनाव में भाग नहीं लेगा। जब तक इतनी कड़ाई के साथ इस बात को नहीं उठाया जाएगा तब तक प्रधानमंत्री के कानों पर जूं नहीं रेंगेगी। इसलिए एक सलाह है इंडिया को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, राहुल गांधी को, नीतीश कुमार को, जितने भी इंडिया घटक दल हैं सबको, कि EVM के बहिष्कार का मुद्दा उठाया जाए और कहा जाए कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, जैसे पहले होता था कागज पर मुहर लगा करके, उस ढंग से। और अगर नहीं मानते हैं तो इस चुनाव का बहिष्कार किया जाए, क्योंकि EVM का खेला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से मध्य प्रदेश को जीते हैं, बाकी राज्यों के बारे में आशंका कम है लेकिन मध्य प्रदेश के बारे में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ मत प्रतिशत का अंतर 8 से 9% तक हो गया है। और वहाँ पर जितने सबूत छन छन करके बाहर आ रहे हैं वो सब EVM में खेला होने की बात को उठा रहे हैं, और अभी और भी सबूत आने बाकी हैं। तो इंडिया गठबंधन में EVM पर चर्चा हो और EVM के बहिष्कार की बात हो, एक समन्वयक बनाया जाए जो कि इंडिया गठबंधन को एकजुट रख सके और उनका नेतृत्व कर सके। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जरूरी है, साझा कार्यक्रम होना चाहिए कि इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आएगा तो वो क्या करेगा, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों को सही नीति में परिवर्तित करेगा, कैसे वो जन कल्याणकारी योजनाओं को अंजाम देगा, कैसे वो RSS के जहर से इस देश में
जो आग लगी हुई है, आग लगने जा रही है राम की, भगवान की, हिंदू राष्ट्र की, उससे आगे भी कैसे निजात मिले, इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। और सबसे पहले तो आपसी मतभेद जो बीच में सामने उभर करके सामने आए थे, उस पर पूर्ण विराम लगाना होगा। और 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, और उसके बाद देश भर में जुलूस निकालने, दंगे फैलाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है, उसकी काट सोचना है इंडिया को कि दंगे नहीं भड़कने पाए, इस देश में हिंदू मुस्लिम नहीं होने पाए, इस देश में संविधान के अनुसार चुनाव हो, असंवैधानिक गतिविधियों को पर रोक लगे, मसल पावर पर रोक लगे, अपार धन खर्च करके जनता के बीच पैसे बांट करके चुनाव न होने पाए, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए भी इंडिया गठबंधन को सोचना चाहिए। क्योंकि पिछले 3 चुनाव जो अभी विधानसभा के हुए हैं, उसमें इन सब का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। बड़े पैमाने पर पैसे बांटे गए हैं, साड़ियां बांटी गई हैं, कंबल बांटे गए हैं, ईवीएम को प्रभावित किया गया है, और लोगों को जो सब्जबाग, जो गारंटियां दिखाई गई हैं, गारंटी, मोदी की गारंटी, उस गारंटी की पोल आज से ही खुलने लगी है। मध्य प्रदेश में एक मंत्री ने कहा है कि हम बिजली का रेट आधा नहीं करेंगे, और बिजली का रेट घटाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गारंटी में कहा था, बिजली का रेट आधा करेंगे, और आज उसने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि आधा रेट नहीं होगा। कोई क्या कर सकता है, अब सरकार बन गई है, लोक लुभावन बातें पहले कही गई थी, गारंटियां पहले कही गई थी, लेकिन आज तक कौन सी गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी हुई है? इस देश की जनता नासमझ है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर और लोक लुभावन बातों पर विश्वास करके वोट दे देती है। और हम समझते हैं कि इस तरह की भूल लोकसभा चुनाव में नहीं करनी चाहिए इस देश के 95 करोड़ मतदाताओं को। क्योंकि अगर इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत गए तो जो मैंने पहले कहा वो सब कुछ होने वाला है, और इस देश को रसातल में ले जाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इस देश को के मुसलमानों को बाहर देशों में खदेड़ने और वहाँ के हिंदुओं को बुलाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, और उस तैयारी को अंजाम देने के लिए घोषणाएं भी हो चुकी हैं। अब ज़रूरत है आपको समझने की कि आप अगर अपने मताधिकार का उपयोग सही दिशा में करेंगे तो देश सही दिशा में जाएगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे तो देश गलत दिशा में जाएगा, और आपको फिर से मनुस्मृति युग में लौटना पड़ेगा। आपके साथ फिर वही अत्याचार, वही पाखंड, वही गुलामी झेलनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।